स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आज आर्टिकल नंबर 22 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैं 22 पढ़ेंगे स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने 19 पढ़ाया था। अब आपको डाउट होगा कि सर 20 और 21 कब? 22 पढ़ेंगे, उसके बाद 20 पढ़ेंगे, देन 21। वैसे बेसिकली बोला जाता है इन तीनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ना चाहिए स्टूडेंट, वो भी मैं समझा देता हूं आपको कैसे। समझ गए? तो आज कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? 22। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ की प्रोटेक्शन देने की बात करता है, और पर्सनल लिबर्टी की आजादी की बात करता है। कौन? आर्टिकल 20, 21 एंड 22। आर्टिकल 20 से 22 तक। तो इनको तीनों को बोला जाता है बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस आर्टिकल को? 20, 21 एंड 22 को क्या बोला जाता है? बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टुगेदर फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन। आर्बिट्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है? मनमानी। क्या होता है स्टूडेंट? मनमानी। तो ये आर्बिट्री एक्शन को रोकता है, स्टेट के आर्बिट्री एक्शन को, मनमानी को रोकता है। कौन कौन से आर्टिकल? 20, 21 एंड 22। 20, 21 एंड 22। समझ गए स्टूडेंट? इनको बोला जाता है बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? स्पेशली इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। किसमें? क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए स्टूडेंट आगे देखो। अब देखो स्टूडेंट, बेसिकली इन तीनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ते हैं तभी आपको क्लियर होगा, इसलिए मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आर्टिकल 22 पढ़ाऊंगा, देन आर्टिकल 20 पढ़ाऊंगा, देन आखिरी में आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा। समझ गए स्टूडेंट? पहले 22, देन 20, देन 21। तो सबसे पहले 22 देखिए स्टूडेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये प्रोटेक्शन किसमें करता है? अरेस्ट, जब अरेस्ट कर लिया जाता है, और डिटेंशन में आगे बताता हूं। बाकी फॉलो करेगा प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी कानून होता है उनका। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। नो पर्सन सोल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी की भी लाइफ के लिए या पर्सनल लिबर्टी अपन मतलब नहीं ले सकते उससे, बस कुछ अगर कानून में जो लिखा हो उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट्स के हैं। लेकिन इसमें आर्बिट्री एक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, कि जो जबरदस्ती किसी को मतलब पकड़ लिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसमें भी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब ये तीनों कानून के मैं आपको एक एक क्लोज बताऊंगा तब आपको तीनों समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट आर्टिकल 22 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है स्टूडेंट? सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजर। अब अब आप बोलोगे कि ये हट चुका है, तो हाँ मैं बता देता हूँ, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है ना, लेकिन कुछ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं स्टूडेंट। समझ गए? तो अब इनको इतना मत लेना, मतलब क्योंकि भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, लेकिन सीआरपीसी का मुझे आर्टिकल समझाने के लिए यूज आएगा, इसलिए मैंने ये चीज करी है। अब दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक तो सीरियस होता है, एक नॉन सीरियस होता है या लेस सीरियस होता है, जिसको बोलते हैं कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब होता क्या है, जब सीरियस इशू होता है, मतलब कोई मर्डर वर्डर हो गया, तो डायरेक्टली पुलिस आएगी, एफआईआर होगी, सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी और अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट। मान लो किसी ने मर्डर वर्डर कर दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट। समझ गए स्टूडेंट? जबकि नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? पुलिस कोर्ट के पास जाएगी, ऑर्डर लेगी, वारंट निकलेगा, देन अरेस्ट करेगी। उससे पहले अरेस्ट नहीं कर सकते अगर लेस सीरियस इशू है, नॉन कॉग्निजेबल है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये दो होते हैं। तो सीरियस वाले में डायरेक्टली एफआईआर होते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट कर लिया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? कोर्ट के पास जाएगी, ऑर्डर लेगी, वारंट निकलेगा, देन अरेस्ट होगा। समझ गए? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। अब देखिए स्टूडेंट, अब मान लो मैं आपको बता रहा हूं सीआरपीसी कैसे काम करता है। पुलिस एक्शन। पुलिस स्टेशन रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब पुलिस स्टेशन के पास कोई इंफॉर्मेशन गई, वो ओरल भी हो सकती है, किसी ने कंप्लेन करी, या रिटर्न में भी हो सकती है, उसको बोलते हैं कंप्लेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लेंट। इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर इंफॉर्मेशन में ऐसा डिस्क्लोज है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेगी। क्या कर लेगी? एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है स्टूडेंट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस क्या कर लेगी? एफआईआर रजिस्टर कर लेगी अंडर सेक्शन 154। एफआईआर का मतलब मैंने क्या बता दिया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको बोलते हैं फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, जो क्रिमिनल लॉ के लिए होता है ये। अब मैंने क्या बताया था? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट कोर्ट परमिशन। वो कोर्ट से परमिशन नहीं लेगी और डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर देगी और अरेस्ट कर लेगी अक्यूज्ड को। वो भी अक्यूज्ड है, गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, वो भी अक्यूज्ड है। क्या स्टूडेंट? अक्यूज्ड विदाउट ए वारंट। दिस पावर डायरेक्टली अफेक्ट, लेकिन ये पावर जो इसमें लिखी हुई है वो अफेक्ट करती है पर्सनल लिबर्टी को। हेंस मस्ट कंप्लाई विद आर्टिकल 20 से 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 20, 21 और 22 को इफेक्ट कर रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट? ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया है, पूरी जो केस स्टडी बताई है, ये आर्टिकल 20 को, 21 को, 22 को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? इफेक्ट कर रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो इसके लिए जब आर्टिकल 22 हम पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं पुलिस टेल द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मान लो अरेस्ट कर लिया अक्यूज्ड को, तो आर्टिकल 22 का मन क्या बोलता है कि भैया आपको जिसको भी अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। वो उसका अधिकार है, उसको बताना पड़ेगा। आर्टिकल 22 बोलता है, 22 का क्या बोलता है? पुलिस टेल द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। उसको बताना पड़ेगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। तो देखिए स्टूडेंट, तो आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है? प्रोवाइड फंडामेंटल सेफगार्ड टू ए पर्सन अरेस्टेड। आर्टिकल 22 क्या करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मैंने बताया था कि प्रोटेक्ट करता है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में। तो 22 का 1 क्या बोल रहा है? प्रोवाइड फंडामेंटल सेफगार्ड टू ए पर्सन अरेस्टेड। उसको कुछ फंडामेंटल सेफगार्ड दिए जाएंगे। जो पर्सन क्या हुआ? अरेस्ट हुआ है। अब वो अरेस्ट हुआ है तो उसको क्या बताया जाएगा? मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मैंने बताया कि उसको बताना पड़ेगा कि आपने उसको अरेस्ट क्यों किया है, उसने क्या गलती करी है। तो ये बताना उसका कानूनी अधिकार है, उसको जानना। दूसरा, हैज द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उसको वकील दिया जाएगा, लॉयर दिया जाएगा तुरंत। वो लॉयर से बात कर सकता है तुरंत। ये दोनों समझ गए? तीसरा, रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलो ये तो इसी का है, रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल। अब ये दोनों चीज क्या दिखा रही है स्टूडेंट? ये दोनों चीज क्या दिखा रही है? कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या बोला जाता है? ओडी अल्ट्रम पार्टम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ओडी अल्ट्रम पार्टम। ये नेचुरल जस्टिस की डेफिनेशन है, क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, उसको वकील भी देना है। तो ये क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। समझ गए स्टूडेंट? आर्टिकल 22 के 2 में क्या बोला गया है? एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। जैसे आपने किसी को पकड़ा, उसको आपने पहले तो बता दिया कि क्यों अरेस्ट किया गया। दूसरा, आपने उसको लॉयर दे दिया। तीसरा, विद इन 24 आवर्स। कितना स्टूडेंट? 24 आवर्स में आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे, जो भी नियर बाय मजिस्ट्रेट है उसके पास लेके जाओगे। बस इसमें एक्सक्लूड कर देना ट्रेवल टाइम, जो भी ट्रेवलिंग का टाइम लगेगा उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना जरूरी है। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 22 का 2 बोलता है स्टूडेंट। डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट जुडिशियल अप्रूवल इज इलीगल। अगर 24 आवर से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके नहीं गए और रखा उसको, तो उसको इलीगल माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा स्टूडेंट? इलीगल। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो फोर्स, मतलब उसको धमका नहीं सकते, कोई फोर्स का यूज नहीं कर सकते। नो थ्रेट, नो कोर्सन, नो प्रेशर, नो इंड्यूसमेंट कैन बी यूज। जबरदस्ती उससे कुछ भी नहीं करवा सकते आप, मतलब कोई भी उस पर जबरदस्ती कार्रवाई नहीं कर सकते हो जब तक वो 24 आवर्स आपके कैद में है। समझ गए स्टूडेंट? तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इससे? ये इंश्योर करता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी कहां दी हुई है? आर्टिकल 21 में दी हुई है। तो आर्टिकल 22 उसको इंश्योर कर रहा है। एक्ट एज अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी पुलिस एक्शन। पुलिस स्टेशन अपनी मनमाई मर्जी नहीं कर सकता। जैसे आप जानते हो पुलिस वाले अगर ये कानून है तो किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे जब मन करेगा। तो आर्बिट्ररी पुलिस एक्शन को रोकता ही है। इसको बोलते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश लो। समझ गए? वो अपने काम, मतलब जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आप कोई मना ही नहीं कर रहा आपको। तो समझ में स्टूडेंट 22? अब देखो आर्टिकल नंबर 22 का 3, आर्टिकल 22 का 3, उसमें हम बताएंगे डिटेंशन। डिटेंशन क्या होता है स्टूडेंट? डिटेंशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। दो टाइप के होते हैं डिटेंशन स्टूडेंट। तो एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या होता है स्टूडेंट?
प्यूनिटिव डिटेंशन एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम। बेसिकली क्या होता है, किसी ने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस गई, उसको पकड़ लिया गया, पनिशमेंट जो भी फिर आगे कार्रवाई होगी उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी, तो उसको बोलता है प्यूनिटिव डिटेंशन। आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम करने के बाद। क्या बोलता है स्टूडेंट? क्राइम करने के बाद। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या होता है स्टूडेंट? प्रिवेंटिव डिटेंशन बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम करने से पहले। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। आर्टिकल 360 याद है आपको? सॉरी 370 याद है स्टूडेंट? कश्मीर में हटाया गया था। अब गवर्नमेंट को एक चीज पता थी कि जैसे हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, जो जितने भी कश्मीर के मिनिस्टर्स वगैरह है, जो नेता लोग हैं कश्मीर के, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे भाषण देंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो हमारे स्टेट में दंगे हो सकते हैं कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी कश्मीर के लीडर्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया था, डिटेन कर दिया था, मतलब उनको होम अरेस्ट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था स्टूडेंट? होम अरेस्ट। क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको छोड़ेंगे तो ये दंगे करवा सकते हैं, तो क्राइम होने से पहले उनको पकड़ के जेल में, मतलब एक तरह से उनके होम अरेस्ट में कर दिया गया था। अब उसके भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं। अब कई बार इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया जाता है, इसलिए इस चीज को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन है। क्या है एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन? मतलब कि भैया एग्जीक्यूटिव तो अपनी मनमाई मर्जी करेगा, इससे किसी को भी ऐसे तो जेल में बंद करवा देगा। बेसिकली होम अरेस्ट में ज्यादा किया जाता है इसको। तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट निकाला गया 1950 में। क्या निकाला गया? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो कोई सेफ गार्ड नहीं था डिटेन करने वाले को, और इसको 7 बार अमेंड भी किया गया 1969 तक। फिर बाद में इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको रिपील्ड कर दिया गया। अब आप ऐसे मत बोलना कि जब सर रिपील हो गया है तो अब हमें पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि आपको हिस्ट्री बतानी जरूरी है स्टूडेंट, तभी आप समझ पाएंगे। और इसके अंदर एक और चीज होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में स्टूडेंट, नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट डिस्क्लोज। जैसे मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 22 क्या बोलता है, 22 का फर्स्ट क्या बोलता है कि जिसको भी आप पकड़ोगे उसको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, नो राइट टू लॉयर। इसमें लॉयर भी नहीं मिलता, उसमें तो लॉयर मिलता है, इसमें नहीं मिलता। अब ग्राउंड्स क्या होते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रख सकते हो? पहला, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर उनको लगता है कि हमारी स्टेट को कुछ खतरा है, हमारे देश को कुछ खतरा है, नेशन को कुछ खतरा है। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर। मैंने बताया भी कश्मीर वाला एग्जांपल आपको, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाई और सर्विस कुछ मतलब इंपॉर्टेंट हो, या डिफेंस और देश की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो। तो ये 4 चीजें याद रहती है, इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। तो कश्मीर का एग्जांपल याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें ड्यूरेशन क्या होता है? जो पहली बार अगर पकड़ा जाएगा तो 3 महीने तक उसको बंद कर दिया जाता है। कब तक? 3 महीने तक आप उसको रख सकते हैं, जैसे होम अरेस्ट कर लिया 3 महीने तक। अगर एक्सटेंशन करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा। कौन बैठेगा स्टूडेंट? एडवाइजरी बोर्ड। और जो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन कभी हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन? हाई कोर्ट के जज के बराबर उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किनकी स्टूडेंट? जो एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा। अगर मान लो 3 महीने से ज्यादा आपको रखना है उनको केस के अंदर, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, उनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। समझ गए? तो अंडरलाइन फिलोसफी, इसके पीछे फिलोसफी क्या थी स्टूडेंट? कि इंडिविजुअल लिबर्टी नथिंग अबाउट द नेशन। किसी एक की मतलब फ्रीडम बोल सकते हैं, आजादी बोल सकते हो, नेशन से बड़ी नहीं है। इंडिविजुअल लिबर्टी नथिंग अबाउट द नेशन। समझ गए इसके पीछे फिलोसफी क्या थी? उसके बाद फिर 1-2 कानून भी आए, जैसे मैंने बता दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। उसके बाद एक आया था मीसा करके एक एक्ट आया था 1971 में, उसमें 2 साल तक आप रख सकते थे डिटेन में, उसको भी रिपील कर दिया गया। अब फाइनली एक एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, जो प्रेजेंट में कानून बना हुआ है। कौन सा है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कभी गवर्नेंस की क्लास में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा एनएसए क्या है, तब इतना समझ लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका आर्टिकल 22 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 20 लेके आऊंगा मैं। तो आज हमने 22 पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपस में कनेक्टेड है, समझ रहे स्टूडेंट? कनेक्टेड आपस में। तो 22 अपना फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल 20 और इससे नेक्स्ट क्लास में 21 करवाऊंगा। तो स्टूडेंट होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट आते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू।